मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी पार्ट सेकेंड के पेपर सेकेंड में हम कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम पढ़ चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है और उसका क्या बेसिक प्रिंसिपल है। ये तो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ टर्म्स जो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में लेते हैं वो क्या होती हैं और उसका क्या मीनिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूवी विजिबल जो रेडिएशंस होती हैं वो 180 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर का रेंज होता है। इसी तरह विजिबल रीजन का जो रेंज होता है वो 400 से लेकर 800 नैनोमीटर का होता है। आपको पहले ही बताया गया है कि यहाँ पर जो हम यूनिट काम में लेते हैं वो नैनोमीटर होती है। इसी तरह से फिर नियर आईआर, नियर यूवी एंड फार यूवी, ये रेंज भी होती है। तो बिलो 200 जो रेंज होती है उसको हम फार आईआर कहते हैं और 200 से लेकर 400 का जो रेंज होता है उसको हम नियर आईआर रेंज कहते हैं। और जैसा कि हमको पहले ही बताया है कि एनर्जी और वेवलेंथ के अंदर इनवर्स रिलेशन होता है, तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है वेवलेंथ उसकी कम होती जाती है। फार आईआर को हम वैक्यूम कंडीशंस में स्टडी करते हैं, तो ये हमारे स्कोप के बाहर है, अभी ये कोर्स में नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम 200 से लेकर 400 नैनोमीटर का जो रेंज है वही हम हमारे सैंपल्स पे अप्लाई करेंगे। जो सॉल्वेंट हम यहाँ पर काम में लेते हैं वो हम इथाइल अल्कोहल या हेक्सेन काम में लेते हैं। इसका रीजन हम बाद में बताएंगे कि क्यों हम अल्कोहल या हेक्सेन ही यहाँ पर काम में लेते हैं, क्योंकि वो इस रेंज के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अब जो बेसिक प्रिंसिपल में आपको ये बताया गया था कि यहाँ पर एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाते हैं। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक क्वांटाइज्ड उनकी एनर्जी होती है, जो फोटॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो लोअर लेवल से हायर लेवल में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमको पता है कि जो कोई हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार हमको पता है कि जब कोई बॉन्ड बनता है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण ओवरलैपिंग से बन सकता है, पाई बॉन्ड बन जाता है तब, या सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि यहाँ पर सिग्मा होगा तो सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग होगा, पाई तो पाई एंटी बॉन्डिंग होगा और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा टू सिग्मा स्टार जाता है तो उसको सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। सिग्मा से लेकर वो पाई में जाता है तो सिग्मा टू पाई स्टार कहते हैं। पाई से लेकर सिग्मा में जाता है तो पाई टू सिग्मा स्टार कहते हैं। और इसी तरह से नॉन बॉन्डेड से सिग्मा में जाता है तो एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार कहते हैं। ये इनके एनर्जी लेवल्स हैं। तो हम जितना ज़्यादा जंप करेंगे, जितनी ज़्यादा हम एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा टू सिग्मा स्टार चला जाएगा। क्योंकि नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनका नेचर ना तो पाई का होता है ना सिग्मा का होता है, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा में भी जा सकते हैं और पाई में भी जा सकते हैं, जबकि सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन सिग्मा में ही जाएंगे, पाई वाले इलेक्ट्रॉन पाई में ही जाएंगे। ये जो सिग्मा पाई टू सिग्मा स्टार है ये फॉरबिडन होता है, ये अलाउड नहीं होता ट्रांजिशन, लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जंपिंग कैसे कैसे हो सकती है। और यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर में ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन में ज़्यादा एनर्जी लग रही है और यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन में कम एनर्जी लग रही है। तो इसके हिसाब से हमने जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं वो बता दिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार। सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जब एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल से एक्साइटेड होकर करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में चला जाता है तो उसको सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहा जाता है। ये जो ट्रांजिशन है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी लेता है। इस ट्रांजिशन में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार का ट्रांजिशन कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर कि सिग्मा बॉन्ड हो या फिर सैचुरेटेड कंपाउंड हो, जहाँ पर कि सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ऐसे सैचुरेटेड कंपाउंड्स में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। जैसे कि हम एल्केन्स ले लेते हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, इन सब में हेक्सेन है। इनमें क्योंकि सैचुरेटेड है और सारे ही सिग्मा बंद होते हैं तो यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके बीच का जो ट्रांजिशन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हुआ है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो जो कंपाउंड है वो
कहाँ पर लोअर नैनोमीटर की ओर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। तो इस तरह का जो बॉन्ड है, जो इस तरह का ट्रांजिशन है, वो 125 नैनोमीटर के करीब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जब एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से पाई एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा तो उसको हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहेंगे। कंपेरेटिवली इसमें कम एनर्जी लगती है, और जैसा कि नाम से पता लग रहा है, पाई बॉन्ड मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, उनमें इस तरह का ट्रांजिशन पाया जाता है। अनसैचुरेशन कहाँ होगा? जहाँ एल्कीन्स होंगे, एल्काइंस होंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड है, इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एरोमेटिक कंपाउंड से इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ट्रांजिशन सिग्मा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि एल्कीन्स है, ये जनरली 170 टू 205 नैनोमीटर के बीच में एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जैसे कि आपको बताया गया है कहाँ, वो लोअर रेंज में एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पर वेवलेंथ 170 से 205 के बीच में होगी, तो वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। नेक्स्ट है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एनर्जी और थोड़ी कम हो जाती है यहाँ पर सैचुरेटेड होना चाहिए, और उसके साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर ऐसे एटम्स होनी चाहिए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। तो ऐसे सारे कंपाउंड जिनके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी प्रेजेंट हो, और उसके अलावा वहां पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसमें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। जैसे कि ये हम देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए जिसके अंदर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, जिसमें कि थायोल्स प्रेजेंट है, तो इन सब के अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड भी है, और उसके अलावा उसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, जो कि 150 से लेकर 250 नैनोमीटर रेंज के बीच में होगा। N2 पाई स्टार सबसे कम एनर्जी लगेगी, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाएगा, और इसके लिए आवश्यकता है कि जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड का, उसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे एटम्स भी उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ये जो ट्रांजिशन है, ये 300 नैनोमीटर पर अपनी वेवलेंथ शो करता है। अब आता है सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये जो ट्रांजिशन होते हैं फॉरबिडन होते हैं, मतलब अलाउड नहीं होते हैं। थ्योरेटिकली है ये पॉसिबल, लेकिन प्रैक्टिकली ये अलाउड नहीं होते, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो 200 नैनोमीटर के बीच में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, ये जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये दोनों ट्रांजिशन जो है वो फॉरबिडन होते हैं, अलाउड नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं कुछ टर्म्स जो हम यूज करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो जैसे हम यूज करते हैं क्रोमोफोर। क्रोम मतलब कलर, फोर मतलब टू बियर। ऐसे स्ट्रक्चर जो कि कलर को धारण करने की क्षमता रखते हो, या जिनकी उपस्थिति के कारण पदार्थ रंगीन हो जाता है, ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोफोर कहते हैं। तो अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर आर कॉल्ड क्रोमोफोर। ऐसे सारे फंक्शनल ग्रुप्स जिसके अंदर की मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, या फिर वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे एटम भी प्रेजेंट रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कहलाते हैं क्रोमोफोर, और उनकी उपस्थिति के कारण पदार्थ कलरलेस से कलर्ड हो जाता है। जैसे कि हमने NO2, NO, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सारे स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन, सल्फर भी प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो इसको हम क्रोमोफोर कहते हैं। किसी भी नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, नॉन कॉन्जुगेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट नहीं प्रेजेंट है, ऐसे एल्कीन्स को हम नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन कहते हैं। उनके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, हालांकि उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, लेकिन वहां पर कॉन्जुगेशन नहीं होने के कारण ईच डबल बॉन्ड जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और वो 200 नैनोमीटर के करीब लैम्डा मैक्स का मान शो करता है। और यहाँ पर क्योंकि रेजोनेंस नहीं होता, कॉन्जुगेशन नहीं प्रेजेंट है, रेजोनेंस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एक जो डबल बॉन्ड है दूसरे डबल बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। इसी तरह से नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स अगर प्रेजेंट है तो वो भी 200 से लेकर 300 नैनोमीटर के बीच में लैम्डा मैक्स का मान शो करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जैसे कि एसीटोन है, जिसका लैम्डा मैक्स का मान 279 नैनोमीटर है, और साइक्लोहेक्सेन का लैम्डा मैक्स का मान 291 है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लैम्डा का मान कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन के अंदर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं, रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है। तो स्थायी होने के कारण कम एनर्जी लगती है, इसलिए इसके लैम्डा का मान कम हो जाता है।
इसी तरह से वन डबल बॉन्ड्स आर कॉन्जुगेटेड इन प्रेजेंट, तो लैम्डा मैक्स का मान हायर वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ पर लैम्डा मैक्स का मान हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो गया है। इसी तरह से कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड कार्बोनाइल ग्रुप शिफ्ट द लैम्डा मैक्स टू लॉन्गर वेवलेंथ, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब एक टर्म हम काम में लेते हैं जो कि कहलाता है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सो मीन्स टू इंक्रीज एंड क्रोम मीन्स कलर। तो ऐसी संरचना है जो कि किसी भी कलर को, जो लाइट कलर है उसका शेड हायर शेड में कन्वर्ट कर देती है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सोक्रोम। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर रंग नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन जो पहले से रंग है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। क्रोमोफोर तो लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है विजिबल रीजन में से, और उसके कारण पदार्थ कलर्ड हो जाता है, लेकिन जो कलर्ड है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम ऑक्सोक्रोम करता है। तो ऐसे सारे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर की नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे एटम्स प्रेजेंट हैं, और वो क्रोमोफोर के साथ अटैच्ड रहते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑक्सोक्रोम। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ये बेंजीन है, फिनॉल है और एनिलीन है। बेंजीन के अंदर यहाँ पर सिर्फ क्रोमोफोर प्रेजेंट है जो कि डबल बॉन्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कैसे क्रोमोफोर है, उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है OH, तो ये OH यहाँ पर ऑक्सोक्रोम है और ये क्रोमोफोर है। अब इसके कारण इसकी जो इंटेंसिटी है, आप देखिए 255 नैनोमीटर पर, ये 270 नैनोमीटर पर। अगर हम इसकी जगह NH2 लगा देते हैं तो ये 280 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करने लग जाता है एनिलीन के अंदर। तो ऑक्सोक्रोम क्या करता है, इंटेंसिटी को बढ़ा देता है और कंपाउंड कलर से कलर्ड हो जाता है। तो आज तो कुछ टर्म्स हमने पढ़ी जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टर्म्स काम में लेंगे और कुछ और शिफ्ट जो होते हैं, किस तरह से परिवर्तन होता है लैम्डा मैक्स के मान में, वो हम पढ़ेंगे। तो आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके उसके आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।